नमस्कार किसान भाइयों। कभी कभी क्या होता है, अचानक से जो मौसम है वो बदल जाता है। तो मौसम में ऐसे बहुत से जो फैक्टर है या चीज़ें वो देखने को मिलती है। उसमें एक मुख्य चीज़ ऐसी होती है, वो है आपका तापमान और टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर में कुछ इजाफा हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है या फिर टेम्परेचर कम भी हो रहा है हद से ज़्यादा, तो उसका भी पौधे के ऊपर असर पड़ता है। तो वैसे ही कुछ ऐसा समय होता है पौधे की ग्रोथ का, तो उस फेज में, उस स्टेज में जो है वो अचानक से टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो कभी कभी देखा जाए तो अक्टूबर का जो महीना होता है, अक्टूबर के महीने में अचानक से टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो फिर ये बढ़ा हुआ टेम्परेचर पौधे के ऊपर या फसल के ऊपर किस तरीके से काम करता है, ये अगर ये हानिकारक है तो वो कैसे है, या फिर बेनिफिशियल या उपयुक्त है तो वो कैसे है। तो पहले तो ये चीज़ हमको समझना जरूरी है। तो पहले एक चीज़ बोल दूं कि ये पौधे के लिए बढ़ा हुआ तापमान हानिकारक है, ये पौधे के लिए उपयुक्त नहीं है या फसल के लिए उपयुक्त नहीं है। हानिकारक है तो वो कैसे है। तो फिर देखा जाए तो पौधे के अंदर मुख्यतः दो चीज़ें होती है या दो जो शारीरिक क्रिया है वो सबसे महत्वपूर्ण है। उसमें पहली है आपकी फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, और वो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें जो बना हुआ शुगर है वो शुगर को तोड़ने वाली रेस्पिरेशन की क्रिया। अगर रेस्पिरेशन नहीं हुआ तो एनर्जी नहीं बनेगी, एनर्जी नहीं बनेगी तो वो पौधा फिर बाद में उसको यूज नहीं कर सकेगा। तो ये दो जो चीज़ें हैं या दो शारीरिक क्रियाएं है वो पौधे की बाधित होती है। तो कैसे होती है, इसका इफेक्ट कैसे होता है। तो एक तो होती है आपकी प्रकाश संश्लेषण, और दूसरा होता है आपका रेस्पिरेशन। बराबर। तो प्रकाश संश्लेषण में आपका बनता है शुगर, मतलब जो भी फोटोसिंथेसिस होता है पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके शुगर का मॉलिक्यूल बनता है, और वो शुगर फिर बाद में रेस्पिरेशन में टूटता है, उस शुगर का बॉन्ड, और वो शुगर का बॉन्ड टूट के यहाँ फिर आपकी एनर्जी बनती है। ये शारीरिक क्रियाएं दिन रात करके इनकी साइकिल अल्टीमेटली चलती रहती है। तो इनका अगर एक क्रिया शारीरिक नॉर्मल टेम्परेचर है तो एक क्रियाएं नॉर्मल तरीके से चलती है, और इसका रेशियो जो होता है वो 0.40 से 0.45 होता है। मतलब अगर 2 बार अगर रेस्पिरेशन की क्रिया हो रही है तो वो 3 बार की जो फोटोसिंथेसिस में बना हुआ शुगर है उसको तोड़ेगा, तो ये रेशियो आएगा आपका 0.40। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बढ़े हुए तापमान की वजह से एंजाइम जो है उनकी क्रिया जो है वो रुक जाती है, और रुकने की वजह से ये जो रेशियो है ये डिस्टर्ब हो जाता है। अगर ये रेशियो आपका 2.5 से लेके अगर ये आपका 1.5 हो गया तो फिर ये आपका 0.20 हो जाएगा। मतलब नॉर्मल अगर रेशो 0.40 है, मतलब 0.40 है तो वो 0.20 पे आ जाएगा। मतलब रेस्पिरेशन भी अगर रुक गया तो भी एक क्रिया बाधित हो जाएगी, या फिर रेस्पिरेशन नॉर्मल है, फोटोसिंथेसिस भी अगर कम ज़्यादा हो गया तो भी ये रेशो आपका डिस्टर्ब हो जाता है। और इसका इफेक्ट होता है आपका स्टोरेज के अंदर, मतलब पत्ते हो, तना हो, या फिर आपका अगर दाने बनने की स्टेज है तो दाने बनने के ऊपर इसका इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। इसलिए बढ़ा हुआ तापमान कुछ इस तरीके से आपका असर करता है। तो ये जो दोनों का जो बैलेंस है वो दोनों का बैलेंस इसकी वजह से एक जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसमें दूसरी चीज़ देखने को मिलती है वो है आपकी जो है सेल वॉल का मैकेनिज्म। मतलब आपका जो सेल है या कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं का मैकेनिज्म जो है वो यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाता है। तो कैसे, कोशिकाएं जो होती है उनमें एक सेल वॉल होती है, और वो सेल वॉल बनती है आपकी लिपिड की वजह से। और अगर तापमान बढ़ा है तो पौधे के अंदर ROS, मतलब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज इसको बोलते हैं, ये पौधे के अंदर जहर जैसा काम करता है। और अगर आपका तापमान बढ़ा है तो मतलब ये ROS नाम का जहर पौधे के अंदर बनने वाला है। अगर ये जहर आपका बन गया तो ये लिपिड का मैकेनिज्म को डिस्टर्ब करता है। यहाँ पे लिपिड पेरोक्सीडेशन होता है। लिपिड पेरोक्सीडेशन यहाँ पे होता है।
और ये क्या करता है, सेल वॉल जो होती है, सेल वॉल को, सेल की जो भित्तिकाएँ होती है, ये इनको गलाने का काम करता है। और अगर ये गल गए तो पौधा लूज पड़ जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। इसकी वजह से भी आपकी सेल वॉल की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, पौधे की ग्रोथ इसकी वजह से रुक जाती है। तीसरी चीज़ देखने को मिलती है यहाँ पे, पौधे का जो सतह का तापमान है वो सतह का तापमान बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं कैनोपी। तो ये कैनोपी का अगर टेम्परेचर बढ़ गया आपका तो भी ये पौधे के लिए हानिकारक है, क्योंकि अगर कैनोपी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ज़मीन में पानी नहीं तो फिर ये वहाँ पे आपकी सेल वॉल डिग्रेड होने लग जाएगी। या अगर पानी पर्याप्त मात्रा में तो पानी ज़्यादा मात्रा में पत्ते से बाहर जाएगा, और अगर पत्ते से ज़्यादा पानी बाहर जाता है उसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। अगर एयर रेट ज़्यादा हो रहा है तो उसकी जो वाटर यूज एफिशिएंसी है, मतलब जितना पानी उसने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में यूज करना चाहिए वो पानी यहाँ पे दूसरे ही काम में चला जाता है, मतलब वो बेनिफिशियल नहीं है, वो पानी चला जाता है आपका ट्रांसपीरेशन से बाहर कैनोपी को ठंडा करने के लिए। तो मतलब इसकी वाटर यूज एफिशिएंसी कम हो जाएगी, मतलब उसका जो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया या शुगर बनाने में यूज होना चाहिए वो पानी आपका पौधे को ठंडा बनाने में चला जा रहा है। तो मतलब आपका शुगर नहीं बन पा रहा है, और अगर आपका शुगर नहीं बन पा रहा है तो फिर भी आपका वहाँ पे आपका स्टोरेज वहाँ पे डिस्टर्ब हो सकता है। आपकी जो दाने की साइज है या फल की चमक है, फिर फल की साइज वहाँ पे आपकी कम आएगी या वो आपको कुछ डिस्टर्ब हुई नज़र आएगी। एक चीज़ तो वहाँ पे ये होती है। चौथी चीज़ यहाँ पे होती है आपका जो मतलब फर्टिलाइजेशन का या फलन का मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और इसकी वजह से आपको फ्लावर ड्रॉपिंग या दूसरी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, या फिर प्रॉपर तरीके से आपका फल का सेटिंग जो है वो हो नहीं पाएगा। तो इसमें क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन का मैकेनिज्म है, मतलब ये जो फलन का मैकेनिज्म है, मतलब पौधे के अंदर फूल बनता है, वो फूल में प्रॉपर तरीके से फर्टिलाइजेशन फलन होता है, फिर वो उसका फ्रूट में कन्वर्जन होता है या दाने में उसका कन्वर्जन होता है। ये बनने का जो सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, मतलब जो पोलन बनते हैं, पोलन बनने के बाद वो पोलन की वायबिलिटी नहीं रहती, मतलब वो जर्मिनेट नहीं हो पाती। अगर वो जर्मिनेट भी हो गए तो उसका जो प्रॉपर तरीके से जन्म, मतलब वो कुपोषित जैसा कुछ वहाँ पे नज़र आता है। तो अल्टीमेटली उसका इफेक्ट आपको दाने की साइज या फल की साइज के ऊपर देखने को मिलेगा। अगर फलन ही नहीं हुआ तो फिर ये फूल बाद में फिर झड़ जाता है। एक तो आपका फूल झड़ जाएगा या फिर आपका फल में उसका सेटिंग नहीं होगा। तो इस तरीके से भी आपको जो उत्पाद है, उत्पाद में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। तो ये ऐसे 4 मुख्य कारण हैं जो अगर अचानक से आपका टेम्परेचर बढ़ गया तो ये हो जाता है। तो फिर इसको कैसे हम, मतलब इसको कैसे आप निजात पा सकते हो इस चीज़ से। तो कुछ ऐसे फॉर्म है, जैसे कि पौधे के अंदर एक होता है हीट शॉक प्रोटीन, या फिर LEA प्रोटीन, लेट एम्ब्रियोजेनिक एबंडेंट प्रोटीन। ये ऐसे 2 तरीके के जो प्रोटीन है, और भी कुछ प्रोटीन है लेकिन ये मुख्य 2 ऐसे है जो पौधे के अंदर बनते हैं। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा तो ये पौधे के अंदर तैयार होते, लेकिन ये ज़्यादा मात्रा में तैयार होनी चाहिए, या कुछ एंजाइम हार्मोन जो है इनको बनाने वाले वो उस पौधे के अंदर होने चाहिए। अगर तापमान बढ़ गया तो कुछ उनका एंजाइम का जो मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इनको बनाने के लिए आपको वहाँ पे आपको जिंक देना है। जिंक क्या करता है, एंजाइमेटिकल एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करता है। तो आप बाज़ार में बहुत से जिंक के ग्रेड मिल जाते हैं, तो उसमें आप लिक्विड वाले ग्रेड जो है वो आपको, क्योंकि ये आपको स्प्रे में लेना है, अगर नीचे से ड्रेंचिंग कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको स्प्रे में लेना है ताकि आपको तुरंत इफेक्ट उसका देखने को मिले। तो बाज़ार में बहुत से ग्रेड मिलते हैं। वैसे एक जिंक 70 करके आता है विगड़ कंपनी का, आप इसको भी ले सकते हो, इसके भी रिजल्ट आपको वहाँ पे अच्छे देखने को मिलेंगे।
दूसरी चीज है, अगर आपका तापमान बढ़ रहा है तो तापमान अगर बढ़ा है तो वहाँ पे आपको सीवीड जो है, सीवीड वहाँ पे अच्छी तरीके से काम करता है। तो सीवीड एक्सट्रैक्ट वाले बहुत से टॉनिक बाजार में मिलते हैं जिसको आप यूज कर सकते हो। तो ये सीवीड में मैक्सिमम क्या हो सकता है, सीवीड वाले टॉनिक में, इसमें आपके एक तो पोषक तत्व होते हैं, दूसरी तो आपको यहाँ पे हार्मोन होंगे, तीसरी चीज इसमें आपके अमीनो एसिड होंगे। तो ये क्या करते हैं, अमीनो एसिड हुए ये प्रोटीन को बढ़ाने का काम करते हैं, हार्मोन जो है वो हाइट या पत्ते में हरापन बनाने का काम करते हैं, या पोषक तत्व जो है वो जो भी एक्टिविटी चलती है उनको वो बढ़ाने का काम करते हैं। मतलब जिंक हुआ या दूसरे पोषक तत्वों की पूर्ति इससे हो जाती है। तो जिंक और सीवीड वाला कौन सा भी टॉनिक हो, आप उसको कॉम्बिनेशन में किसी भी कीटनाशक फफूंदनाशक के साथ आपको स्प्रे करना है। तो वैसे ही एक विगर कंपनी का आता है बायो20। ये बायो20 आपको आ जाएगा, ये आप यहाँ पे बायो20 का आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं, एक जिंक 70। ये दोनों का स्प्रे का कॉम्बिनेशन जो है वो आपको अगर अचानक से तापमान में बढ़ोतरी हुई तो या फिर ये आपको अच्छे से रिजल्ट देंगी। दूसरी इससे बाद में एक तीसरी चीज़ है, आपको खाद ज़मीन से देना है। तो इसमें क्या देना है, फॉस्फोरस जो है वो ज़्यादा मात्रा में देना है, क्योंकि फॉस्फोरस क्या करता है, एनर्जी को ब्रेक डाउन करके एनर्जी को रेगुलेट करने का काम करता है। क्योंकि मैंने पहले ही बोला, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया और रेस्पिरेशन की क्रिया जो है इसका रेशो डिस्टर्ब हो जाता है, इस वजह से एनर्जी नहीं बन पाती है। अगर एनर्जी नहीं बन पाएगी तो फिर आगे की क्रियाएँ जो है वो चल नहीं पाती। तो वो एनर्जी को रेगुलेट करने का काम जो करता है वो फॉस्फोरस करता है। तो बाजार में आपको 11-44-11 या फिर 13-40-13 या फिर 0-60-20 जैसे फॉस्फोरस और पोटैश वाले ग्रेड मिल जाते हैं। तो इसमें जो ये पोटैश है वो आपको जो स्टोमेटा का मैकेनिज्म है, कैनोपी को कूल रखने के लिए, ठंडा रखने के लिए ये पोटैश वहाँ पे काम करेगा, और फॉस्फोरस जो है वो एनर्जी के रेगुलेशन के लिए काम करेगा। तो एक ग्रेड जो है उनकी आपको ड्रेंचिंग करनी है। अगर साथ में आप माइक्रोन्यूट्रिएंट ले सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है। वैसे ही एक 11-44-11 करके एक हीलिंग सॉल्यूशन आता है, विगर कंपनी का 11-44-11 हीलिंग सॉल्यूशन के नाम से आता है। इसमें भी 11%, 44%, 11% जो न्यूट्रिएंट का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटैश का, ये इसमें आ जाता है। साथ में इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट भी आ जाते हैं। तो ये फिर इस अवस्था में अच्छे तरीके से काम करेंगे, क्योंकि फॉस्फोरस जो है वो फूलों को बढ़ाने का काम करते हैं, तो और एनर्जी को रेगुलेशन का, तो ये फ्लावर सेटिंग में भी अच्छा काम करेगा और फ्लावर लाने के लिए भी ये अच्छा काम करेगा। तो नीचे से अगर ऐसी स्थिति आपके यहाँ बनी हुई है तो आप नीचे से ये खाद दे सकते हो जो वाटर सोल्यूबल फॉर्म में आते हैं, और ऊपर से किसी भी कीटनाशक या फफूंदनाशक के साथ आप बायो20 और जिंक का स्प्रे कर सकते हो। मतलब कोई भी सीवीड वाला टॉनिक और जिंक जो लिक्विड फॉर्म में आता है उसका स्प्रे आप ले सकते हो। तो तुरंत आप जो आने वाला जो ऐसा फेज है उस फेज से आप निजात पा सकते हो और उत्पाद में बढ़ोतरी आप पा सकते हो। थैंक यू।